नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल। आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 8 की हिंदी। क्लास 8 की हिंदी में हम पढ़ रहे हैं पर अपनी हिंदी की सेकेंड बुक, जिसका नाम है भारत की खोज। तो ये बुक हम काफी समय से पढ़ रहे हैं और आप सभी को पता है कि बुक में हम अभी यहाँ पर अपने 5th चैप्टर को पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है नई समस्याएं। अब देखिए यहाँ तक हम कैसे पहुंचे, ये मैं आपको हर बार शुरुआत से बताती हूँ। तो जैसे कि आप सभी को पता है, ये बुक लिखी गई है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा और इस बुक का नाम है भारत की खोज। तो इसमें उन्होंने भारत के बारे में, भारत के संपूर्ण इतिहास के बारे में यहाँ पर है और किस तरह से भारत में संस्कृतियों का विकास हुआ उसके बारे में लिखा है, कैसे युगों का दौर स्टार्ट हुआ उसके बारे में लिखा है और फिर कैसे कैसे यहाँ पर जो विकास के साथ जो है ह्रास होता रहा, यानी कि नए नए लोग आते रहे, नए चीजें आती रही और कुछ चीजें जो है कम भी होती थी। तो वो यहाँ पर बताया है और उसके बाद जो हम ये चैप्टर पढ़ रहे हैं, चैप्टर 5, जिसका नाम है नई समस्याएं, यानी कि किस तरह से फिर नई नई प्रॉब्लम्स आती रही और क्या क्या दिक्कतें आती रही, वो हम यहाँ पर एक तरह से बिल्कुल सीरियल वाइज पढ़ रहे हैं। यानी कि शताब्दी की शुरुआत से हम शताब्दी, पहली शताब्दी, दूसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, इस तरह से 13वीं, 14वीं, 15वीं, 16वीं, अभी हम 17वीं, 18वीं शताब्दी में यहाँ पर पहुंचे हैं। क्या कुछ उस टाइम पे यहाँ पर हुआ, किस तरह से जो ब्रिटिशर्स थे, अंग्रेज जो थे, फ्रांसीसी जो थे और यहाँ पर इस्लाम जो थे, मुगल जो थे, और ये सब आकर अलग अलग तरह से किस तरह से यहाँ पर उन्होंने भारत को एक तरह से लूटा, किस तरह से भारत की जो जनता है उसको एक तरह से अपना अपने अधीन किया। तो वो सारी चीजें तो हमने यहाँ पर लास्ट सेशन में जो पढ़ा था उसमें हमने बताया था कि सन 1700 के बाद, क्योंकि जब औरंगजेब की मृत्यु हुई तो उसके बाद 1800 तक लगभग 100 वर्षों का जो ये समय था, तो इसमें 4 लोग ऐसे थे जिनके बीच में एक तरह से भारत पर, पूरे संपूर्ण भारत पर जो अपना एकाधिकार पाने की जो लड़ाई थी, वो 4 लोगों के बीच में थे। मराठे और आपके मुगल और मराठे और जो आपका यहाँ सुल्तान और फ्रांसीसी और अंग्रेज। तो इस तरह से अंग्रेजों ने यहाँ पर टीपू सुल्तान और यहाँ पर जो फ्रांसीसी थे उनको हरा दिया। उसके बाद यहाँ पर 2 ही लोग बचे, यानी कि दोनों के बीच में ही ये लड़ाई रही और मराठे और अंग्रेज, और धीरे 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 अंग्रेजों ने संपूर्ण भारत पर अपना अधिकार शुरू कर दिया और इस तरह से एक टाइम ऐसा आया कि उन्होंने ही हरा दिया और धीरे धीरे वो अपने संपूर्ण भारत का अधिकार करते रहे। तो ये सारी चीजें हम पढ़ रहे थे और उसके बाद ही हमने बताया कि इस बीच भी काफी सारी चीजें हुई थी, यानी कि बड़े तौर पर तो, एक मोटे तौर पर तो ये सारी चीजें हमारे देश में चल रही थी, लेकिन आंतरिक रूप से भी कई ऐसे जो छोटे मोटे राजा थे, जो छोटी मोटी जो एक तरह से राज्य थे, तो उनमें एक तरह से कई बहुत सारे राजा हुए और उन्होंने अलग अलग यहाँ पर जीवन को सामान्य करने का, जीवन को सामान्य रूप से चलाने का काफी ज्यादा जो है प्रयास किया था। तो जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पर रणजीत सिंह और जय सिंह के बारे में, तो यहाँ पर हमने बताया था कि आतंक के उस दौर में, क्योंकि जो वो टाइम था तो उसको आतंक का दौर कहा जा सकता था, क्योंकि वहां पर लगभग, जैसे मैंने आपको बताया कि जो 13वीं, 14वीं, 15वीं, 16वीं, 17वीं, ये जो सदियां थी, लगभग यहाँ पर भारत पर आक्रमण पर आक्रमण, आक्रमण पर आक्रमण, आक्रमण पर आक्रमण ही हुए जा रहे थे और लगभग भारत को लूटा ही जा रहा था हर तरह से, किसी न किसी रूप में। तो आपने यहाँ पर देखा कि आतंक के इस दौर में जनता सामान्यतः त्रस्त और पस्त जरूर थी। ठीक है, तो जनता इस चीज से, जो देश की जो जनता है वो त्रस्त और पस्त जरूर हो चुकी थी, लेकिन बहुत सारे ऐसे व्यक्ति थे जो उस समय सक्रिय या नई शक्तियों के बारे में सोच रहे थे। तो जैसे हमने बताया था कि जो जय सिंह था, किस तरह से जय सिंह और उनके बारे में यहाँ पर बताया कि किस तरह से ये एक तरह से राज करते थे, किस कई बार जो है उन्होंने बहुत अच्छे से युद्ध के सिवाय यहाँ पर
बहुत अच्छा उनका एक राज्य था। मतलब उनके यहाँ जिस तरह से ब्रिटिश राज में छोटी मोटी चोरी करने पर भी फांसी दे दी जाती थी, तो यहाँ पर इनके राज में ऐसा था कि किसी भी इंसान को जो है केवल युद्ध के अलावा ये कभी भी मृत्यु दंड नहीं देते थे, यानी कि कभी भी ऐसा उन्होंने नहीं किया। तो जब 1743 में एक तरह से जब उनकी मृत्यु हुई, वह औरंगजेब की मृत्यु के बाद होने वाली उथल पुथल के समय पर उसका जो है उस टाइम पे उनकी मृत्यु हुई थी। और देखिए यहाँ पर एक के बाद एक लगने वाले धक्कों और परिवर्तनों के बावजूद भी वो बचे रहे और बहादुर योद्धा थे, कुशल राजनायक थे, और इससे बढ़कर वह गणितज्ञ, खगोल शास्त्री, विज्ञानी और नगर निर्माण करने वाले थे। और उनकी दिलचस्पी इतिहास के अध्ययन में। तो जो जयसिंह थे, उन्होंने जयपुर, दिल्ली, उज्जैन, बनारस और मथुरा में बड़ी बड़ी वैधशालाओं का निर्माण करवाया। उन्होंने जयपुर नगर बसाया। उसने उस समय के कई यूरोपीय नगरों के नक्शे इकट्ठे किए और फिर अपने नक्शे खुद बनाए। उस टाइम पे बहुत सारे यूरोपीय जो नगर थे, उन नगरों के नक्शों को इकट्ठा किया और फिर खुद के लिए भी इस तरह के नगर के नक्शे बनाए। और देखिए उसने यहाँ पर पुराने जो यूरोपीय नगरों के कई नक्शे जयपुर के अजायब घरों में अभी भी सुरक्षित हैं। जयपुर नगर योजना को अब भी नगर निर्माण का आदर्श समझा जाता है। लगातार युद्धों और दरबारी षड्यंत्रों के बीच अक्सर खुद उलझे रहने पर भी जयसिंह ने बहुत कुछ किया। जयसिंह की मृत्यु केवल 4 वर्ष पहले नीदर शाह का आक्रमण हुआ था। जब जयसिंह हुई थी तो उससे केवल 4 वर्ष पहले ही, उसकी मृत्यु से केवल 4 वर्ष पहले ही नीदर शाह का आक्रमण हुआ था, जिसने पूरी दिल्ली को जो है लूटा था, पूरी दिल्ली को बर्बाद किया था, बहुत लूट मार मचाई थी और एक तरह से भारत का एक जो बहुत ही कीमती जो चीजें थी वो उसने लूटी थी। तो भारतीय इतिहास के सबसे अधिक अंधकारमय युग जो देखिए नीदर शाह के टाइम से ही यहाँ पर कहा जा सकता है कि ये भारतीयों के लिए एक बहुत ही अंधकारमय युग था। और एक तरह से जब उथल पुथल चल रही थी पूरे युद्ध की, जब एक तरह से उथल पुथल चल रही थी, उपद्रवों का माहौल भरा था, राजपूताना ठेठ सामंती वातावरण में जयसिंह ने वैज्ञानिक की तरह उठकर काम किया। ये बहुत ही महत्वपूर्ण। तो आप देख सकते हैं कि ये उस टाइम की बात है जब नीदर शाह का आक्रमण हुआ था, यानी कि काफी उथल पुथल हमारे देश में चल रही थी, बहुत ही माहौल बहुत ही ज्यादा खराब था, लेकिन उस टाइम पर भी उन्होंने एक वैज्ञानिक की तरह उठकर, जैसे मैंने कहा कि उन्होंने अलग अलग जगहों पर अलग अलग बहुत सी वैधशालाओं का निर्माण करवाया, तो उन्होंने एक वैज्ञानिक की तरह उठकर उस टाइम पे काम किया। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात। अब देखिए यहाँ पर अगला जो हमारा टॉपिक है इसमें वो है भारत की आर्थिक पृष्ठभूमि और इंग्लैंड के 2 रूप। अब देखिए उस टाइम पे जब अब लगभग, जैसे मैंने आपको बताया था कि लगभग अब अंग्रेजों का जो राज है वो 1700 में ही जो है स्टार्ट हो चुका था। अंग्रेजों ने जब हमने यहाँ पर देखिए आपको बताया था कि किस टाइम पे, जिस टाइम पे अंग्रेजों का एक तरह से पहला माना जाता है कि उस समय से ही जो अंग्रेजों का राज्य है वो शुरू हो चुका था। मैंने यहाँ पर आपको बताया था कि 1818, ठीक है, एक तरह से उन्होंने काफी चीजें कर ली थी यहाँ तक पहुंचते पहुंचते, लेकिन उनका जो युद्ध था, यानी कह सकते हैं जैसे हमने कहा था कि अंग्रेजी शासन की 1770, ठीक है, 1770 में अंग्रेजी शासन की शुरुआत जो है लगभग हो चुकी थी, लेकिन अब तो आते आते उन्होंने काफी चीजें यहाँ पर बदल दी थी, काफी चीजें उन्होंने कर दी थी। तो अभी तक फिर भी वो क्या कर रहे थे, जैसे मैंने आपको बताया कि अभी तक फिर भी वो एक दिखावे के रूप में कि जिस तरह से यहाँ के राजाओं को कर दिया जाता है या उनकी बात मानी जाती है, लेकिन आंतरिक रूप से पूरा शासन जो है उन्हीं का था। तो किस तरह से देखिए वो 2 रूप दिखा रहे थे। अपने प्रारंभिक दिनों में ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्य काम था भारतीय माल लेकर यूरोप में व्यापार करना। देखिए शुरुआत कहां से थी, ठीक है, शुरुआत कहां से की थी, कहां से उन्होंने शुरू किया था। तो उनका जो प्रारंभिक काम था वो था उस टाइम पे भारत से
जो सामान लेकर, भारत से माल लेकर, कच्चा माल लेकर यूरोप में जाकर व्यापार। अब कंपनी को इससे बहुत ज्यादा लाभ हुआ। भारतीय कारीगरों और शिल्पियों की कारीगरी इस स्तर तक थी कि वे इंग्लैंड में उत्पादन के उच्चतर तकनीकों को बड़ी सफलता से मुकाबला कर सकते। तो भारत के कारीगर थे, भारत के शिल्पी थे, कारीगर, तो उनकी एक तरह से उत्पादन की उच्चतर तकनीकें एक तरह जो थी इंग्लैंड की, उसके साथ वो काफी अच्छे से मुकाबला कर सकते थे। बहुत ही अच्छी उनकी टेक्निक्स थी। जब इंग्लैंड में मशीनी युग शुरू हुआ, जब एक टाइम आया कि इंग्लैंड में मशीनी युग शुरू हो गया, उस समय भी भारतीय वस्तुएं इतनी बहुतायत से वहां भरी रहती थी कि भारी चुंगी लगाकर और कुछ चीजें तो आना बंद करके रोकना पड़ता था। यानी कि इतनी सारी, जब मशीनी युग था तो उस टाइम पे भी भारत की चीजें वहां पर इतनी ज्यादा थी कि कुछ चीजें तो चुंगी लगाकर और कुछ चीजों का तो आना बंद करके रोकना पड़ता, यानी कि कुछ चीजों को रुकवाना पड़ता। पर यह बात स्पष्ट है कि भारत का अर्थतंत्र चाहे जितना विकसित रहा हो, वह बहुत दिनों तक उन देशों के माल से मुकाबला नहीं कर सकते। देखिए, भले ही भारत का अर्थतंत्र कितना भी ज्यादा मजबूत हो, कितना भी ज्यादा अच्छा हो, उनके कारीगर, उनके शिल्पकार कितने भी ज्यादा अच्छे हो, तो लेकिन वहां के माल से, उन देशों के माल से अब उसका मुकाबला नहीं कर सकता था, क्योंकि जिनका औद्योगिकरण हो चुका, उनका क्या हो चुका था, औद्योगिकरण हो चुका था, मशीनी युग वहां पर आ चुका था। अब आवश्यक हो गया कि या तो वह अपने यहाँ कल कारखाने लगाएं या विदेशी आर्थिक घुसपैठ के सामने समर्पण थे। अब दो ही उनके पास ऑप्शन थे, या तो वो अपने यहाँ पर कल कारखाने लगवा लें, या फिर जो विदेशी आर्थिक घुसपैठ हमारे अंदर देश में हो रही है उसको, उसके आगे समर्पण कर दें, उसके आगे घुटने टेक दें, जिसका आगे परिणाम होता राजनीतिक हस्तक्षेप। हुआ यह कि विदेशी राजनीतिक हुकूमत ने यहाँ पहले आकर बड़ी तेजी से उस अर्थतंत्र को नष्ट कर दिया जिसे भारत ने खड़ा किया। तो विदेशी जब आए, सबसे पहले उन्होंने यहाँ का जो अर्थतंत्र था उसको नष्ट कर दिया, पूरी तरह से खत्म कर दिया, बर्बाद कर दिया, जो भारत ने खड़ा किया था। और उसकी जगह निश्चित और रचनात्मक चीजें सामने नहीं आई, और उसकी जगह पर कि क्या चीजें उसकी जगह पर रखी गई हैं, कुछ निश्चित और रचनात्मक चीजें सामने नहीं आई। ईस्ट इंडिया कंपनी सर्वशक्तिमान थी। जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो सर्वशक्तिमान थी। व्यापारियों की कंपनी होने के कारण वह धन कमाने पर तुली हुई थी। तो व्यापारियों की कंपनी थी, तो उसका केवल जो एक बहुत ही जरूरी जो उसका मोटिव था वो केवल और केवल धन कमाना ही। ठीक उस समय जब वह तेजी से अपार धन कमा रही थी, एडम स्मिथ ने सन 1776 में, जब उस टाइम पे, देखिए ये अभी पूरा 1800 भी यहाँ पर कंप्लीट नहीं हुआ है, तो 1776 में जब ये ईस्ट इंडिया कंपनी बहुत अच्छे से पैसे कमा रही थी, बहुत अच्छे से धन कमा रही थी, तो उसी टाइम 1776 में द वेल्थ ऑफ नेशन में लिखा, किसने, एडम स्मिथ ने क्या लिखा, एकमात्र व्यापारियों की कंपनी की सरकार किसी भी देश के लिए सबसे बुरी सरकार है। क्या लिखा उसने, कि केवल व्यापारियों की कंपनी की अगर सरकार है, यानी कि केवल अगर पैसा कमाने पर ध्यान दिया जा रहा है, केवल व्यापार करने के पर ध्यान दिया जा रहा है, तो ये सबसे बुरी सरकार है। इंग्लैंड का भारत में आगमन तब हुआ जब 1600 में रानी एलिजाबेथ ने ईस्ट इंडिया कंपनी को परवान दिया। देखिए, ये तो आप सभी को पता है कि सबसे पहले यहाँ पर अंग्रेज कब आए थे। तो सबसे पहले जो ब्रिटिशर्स आए थे वो सन 1600 ईस्वी में कब आए थे, जब रानी एलिजाबेथ ने ईस्ट इंडिया कंपनी को परवान किया। सबसे पहले यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी जो है, तो उस समय शेक्सपियर जो था वो जीवित था, ठीक है, और वह लिख रहा था।
तो 1608 ईस्वी में मिल्टन का जन्म हुआ और उसके बाद हैप्डेन और कामवेल सामने आए और राजनीतिक क्रांति हुई। 1660 ईस्वी में इंग्लैंड की रॉयल सोसाइटी की स्थापना हुई, ने विज्ञान की प्रगति में बहुत हिस्सा लिया। 100 साल बाद कपड़ा बुनने की तेज ढकरी का आविष्कार हुआ, यानी कि उसके 100 साल बाद क्या हुआ, लगभग थे कपड़ा बुनने की तेज ढकरी का आविष्कार वहां पर हुआ। उसके बाद तेजी से एक एक करके काटने की कला, इंजन, मशीन, कघरे निकले। और फिर देखिए इन दो में से भारत कौन सा इंग्लैंड आया। अब देखिए इन दोनों में से कौन सा वाला जो इंग्लैंड था वो भारत आया था। तो देखिए शेक्सपियर और मिल्टन वाला कालीन बातों, लेखन और बहादुरी के कारनामों वाला, राजनीतिक क्रांति और स्वाधीनता के लिए संघर्ष करने वाला, विज्ञान और तकनीक में प्रगति करने वाला इंग्लैंड, या फिर बर्बर दंड संहिता और निरसंग व्यवहार करने वाला इंग्लैंड जो सामंतवाद और प्रतिक्रियावाद से घिरा हुआ। तो देखिए यहाँ पर ये इंग्लैंड जो दूसरे को प्रभावित करते हुए साथ साथ चल रहे हैं और इन्हें एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता, फिर भी यह हो जाता है कि गलत इंग्लैंड गलत भारत के संपर्क में आकर उसे बढ़ावा दे। ठीक है, तो क्या हुआ कि ये दोनों चीजें, अब देखिए वहां पर तरक्की हो रही है, वहां पर एक तरह से शालीन बातें हैं, लेखन चल रहा है, बहादुरी के कारनामे हो रहे हैं, क्रांति और स्वाधीनता के लिए संघर्ष हो रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ जो है वहां पर एक बर्बर दंड संहिता वाला, जो नरसिंह व्यवहार करने वाला एक तरह से ऐसा इंग्लैंड है। तो ये दोनों चीजें साथ में हो रही हैं। तो अगर गलत चीज से मिलेगी तो फिर यहाँ पर क्या होगा, देखिए संयुक्त राज्य अमेरिका के स्वतंत्र होने का समय लगभग वही है जो भारत के स्वतंत्रता खोने का समय है। अब देखिए जब जो संयुक्त राज्य अमेरिका कब आजाद हुआ था, जब भारत अपनी स्वतंत्रता को धीरे धीरे खो रहा था। देखिए कितना आगे है हमसे संयुक्त राज्य अमेरिका। वो क्यों है, क्योंकि जिस टाइम पे भारत अपनी स्वतंत्रता को खो रहा था, देखिए अगर ऐसा नहीं होता तो शायद हम वैसे भी हम भारत विश्व गुरु के रूप में आप सभी के सामने है, लेकिन अगर आज जो है उस टाइम शायद ऐसा नहीं हुआ होता तो आज सबसे जो एक तरह से सबसे आगे इन सब चीजों में भी भारत यहाँ पर होता। तो आपने देखा कि जब संयुक्त राज्य अमेरिका को स्वतंत्रता मिली तो उस टाइम पे भारत की स्वतंत्रता खो रहा था, भारत धीरे धीरे अपनी स्वतंत्रता खो रहा था। यह सच है कि अमेरिकियों में बहुत से गुण हैं और हम में बहुत सी कमजोरियां हैं। यह भी सच है कि अमेरिका में नई शुरुआत के लिए बिल्कुल अनछुआ और साफ मैदान था। हम प्राचीन स्मृतियों और परंपराओं और में जकड़े हुए थे। वो कहते हैं ये सच है कि अमेरिका में बिल्कुल अनछुआ और एक साफ मैदान है उनके आगे बढ़ने के लिए, लेकिन हम बहुत सी पुरानी स्मृतियों और परंपराओं में जकड़े हुए हैं। तो वो कहते हैं कि फिर भी इस बात की कल्पना करना कठिन नहीं है कि यदि ब्रिटेन ने भारत में यह बहुत भारी बोझ नहीं उठाया होता, क्योंकि जैसे कि उन्होंने हमें बताया था, और लंबे समय तक हमें स्वराज करने का यह कठिन कला नहीं सिखाई होती जिससे हम इतने अनजान थे, तो भारत न केवल अधिक स्वतंत्र और अधिक समृद्ध होता, बल्कि विज्ञान और कला के क्षेत्र में उन सभी बातों में जो जीवन को जीने के योग्य बनाती हैं उनमें कहीं अधिक प्रगति की हो। तो वही कह रहे हैं यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू जी कि ये सारी चीजें अगर नहीं होती हमारे साथ तो शायद भारत एक तरह से अधिक ज्यादा स्वतंत्र होता उस टाइम से ही। ठीक है, और बल्कि विज्ञान और कला के क्षेत्र में भी वो क्या करता, सब चीजें जो जीवन को जीने योग्य बनाती हैं उनमें अधिक प्रगति उसने की होती। तो देखिए इस तरह से काफी सारी चीजें इसमें उन्होंने हमें बताई। तो ये जो चैप्टर है ये लगभग हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है, लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिसमें आपने
को आपने यहाँ पर पढ़ना है, समझना है। ठीक है, तो इसको हम एक बार देख लेते हैं कि क्या कुछ चीजें हमने यहाँ पर शुरुआत कि किस तरह से हमने इस पाठ का नाम नई समस्याएं रखा था, क्योंकि शुरुआत से ही जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो पाठ है इसमें भारत के सामने किस तरह से एक के बाद एक के बाद एक के बाद नई समस्याएं, जैसे लास्ट के दौर में विकास और ह्रास। ठीक है, विकास यानी कि जितना उन्नति कर रहा था हमारा भारत उतना ही ज्यादा क्या हो रहा था, ह्रास हो रहा था, उतनी ही चीजें जो है खत्म हो रही थी। तो फिर किस तरह से ये जो नई समस्याएं आई, किस तरह से इन नई समस्याओं ने यहाँ पर एक एक करके भारत में अपना एक तरह से अपने आप यहाँ पर आकर भारत की जो जनता है, आपने देखा किस तरह से यहाँ पर लोगों के बारे में शुरुआत में बताया गया है कि कैसे जो भारतीय थे किस तरह से उनको दक्षिण की तरफ जो है जाना पड़ा, क्योंकि उत्तर में कई बार जो है ज्यादातर ऐसा होता था कि जो भी आक्रमण होते थे वो हमेशा उत्तर में ही होते थे। तो आप यहाँ पर अभी देखेंगे, एक बार फिर से हम शुरुआत की चीजों को थोड़ा सा यहाँ पर रिवाइज कर लेते हैं, क्या कुछ चीजें हमने पढ़ी थी शुरुआत में, जिससे आपको चैप्टर बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और देखिए काफी सारी यहाँ पर पंक्तियां हैं जो ऐसी हैं जिनको आप एक बार रिवाइज करेंगे तो आपको सब सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो देखिए शुरुआत यहाँ पर थी कि अरब और मंगोलों से। शुरुआत कहाँ से थी, नई समस्याओं की अरब और मंगोलों से। ठीक है, तो किस तरह से देखिए यहाँ पर हमने बताया था कि जब उत्तर भारत में एक शक्तिशाली साम्राज्य, जब हर्षवर्धन, इससे पहले जो हमने युगों का दौर बताया था तो उसमें हमने अलग अलग तरह के राजाओं के बारे में बताया था, अलग अलग तरह के जो वंश हुए उनके बारे में बताया था। तो जैसे उत्तर में जब हर्ष का, ठीक है, बहुत ही शक्तिशाली साम्राज्य था और उन्होंने काफी अच्छा शासन यहाँ पर किया हुआ था। तो उस टाइम पे जो चीनी यात्री थे, कौन, हुआन सांग जो चीनी यात्री थे वो नालंदा में अध्ययन कर रहे थे। नालंदा विश्वविद्यालय जो था उस टाइम पे यहाँ पर बना नहीं था, लेकिन वो वहां पर अध्ययन कर रहे थे। उस समय अरब में इस्लाम अपना रूप ग्रहण कर रहा था। तो अरब देश है उनमें इस्लाम अपना रूप धीरे धीरे क्या कर रहा था, ग्रहण कर रहा था। तो उसमें हमने बताया कि भारत के मध्य भाग तक पहुंचते पहुंचते इन्हें 600 वर्षों का समय लगा। किसे, जो इस्लाम थे, अरब में थे वो शुरुआत में, इस्लाम जो था उसको मध्य भारत में पहुंचते पहुंचते 600 वर्षों का समय लगा। ठीक है ना, तो 600 वर्षों का आप समझ सकते हैं कि कितने पहले से ये चीजें चल रही थी। तो अब देखिए यहाँ पर हमने कहा कि जब उसने राजनीतिक विजय के साथ भारत में प्रवेश किया, यानी कि युद्ध हुए, राजनीतिक विजय उसने प्राप्त की और उसके साथ जब उसने भारत में प्रवेश किया तो तब तक काफी चीजें बदल चुकी, उसके नेता बदल चुके थे। क्योंकि देखिए 600 वर्षों में काफी कुछ चीजें बदल जाती है, 6 7 8 10 पीढ़ियां लगभग उसमें बदल जाती हैं। तो वो कह रहे हैं कि उसके नेता बदल चुके थे। अरब वाले भारत के उत्तर पश्चिम के छोर पर पहुंचकर वहीं पर रुक गए। ठीक है, उनको हमारे मध्य भारत में पहुंचते पहुंचते लगभग 600 वर्ष लग गए और तब तक काफी कुछ बदल चुका था, बहुत सारे नेता बदल चुके थे, बहुत सारी चीजें बदल चुकी थी। और अब उन्होंने क्या किया, वो उत्तर पश्चिमी छोर पर पहुंचे और वो वहीं पर रुक गए और अरब सभ्यता का क्रमशः पतन हुआ। अब देखिए क्योंकि जो अरब सभ्यता थी, जो उनकी सभ्यता थी, उसका धीरे धीरे जो है पतन होने लगा, यानी कि वो सभ्यता धीरे धीरे खत्म होने लगी, क्योंकि वो भारत में आ गए थे और काफी लंबे समय से ये चीजें चल रही थी। तो उनकी जो मुख्य सभ्यता थी उसका पतन हो गया। और अब यहाँ पर मध्य और पश्चिम एशिया में तुर्की जातियां भी आई। अब मध्य और पश्चिम एशिया से तुर्की जातियां भी आई। भारत के सीमावर्ती प्रदेशों पे यही तुर्क और अफगान इस्लाम को राजनीतिक शक्ति के रूप में ये भारत आए। टाइम पे जो भारत के जो सीमावर्ती प्रदेश से थे, यहाँ से ये तुर्की और अफगान इस्लाम
को राजनीतिक शक्तियों लाए थे। अरबों ने बड़ी आसानी से दूर दूर फैलकर तमाम इलाके फतह किए। जो अरब आए थे उन्होंने दूर दूर तक फैलकर क्या किया, बहुत सारे इलाकों पर अपनी फतह यानी कि अपनी विजय प्राप्त की। पर भारत में वे तब भी बाद में सिंध से आगे नहीं बढ़ पाए। भारत में वो पहुंचे तब भी वो काफी बाद तक जो है सिंध से आगे नहीं बढ़ पाए थे, क्योंकि भारत तब भी आक्रमणकारियों को रोकने के लिए काफी ज्यादा मजबूत था। टाइम पे भारत के पास भी आक्रमणकारियों को रोकने के लिए। तो देखिए यहाँ पर इस तरह से अरबों के आंतरिक झगड़े होते रहे और फिर काफी सारी चीजें यहाँ पर हुई। किस तरह से फिर वो भारत के पश्चिमी तट से धीरे धीरे व्यापार करने लगे और फिर इस तरह से लगातार संपर्क में आने के कारण भारतीयों को अनिवार्य रूप से इस नए इस्लाम धर्म की जानकारी होने लगी। ठीक है, अब देखिए इस्लाम कैसे भारत में आया ये आपको क्लियर कर दिया। अब धीरे 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 भारत को इस्लाम की जानकारी कैसे हुई वो देखिए आप यहाँ पर कि अब धीरे धीरे क्या हुआ कि उनको लगा कि भारतीयों को लगा इस्लाम के धर्म की, इस्लाम की उन्हें जानकारी जब हुई तो इस नए धर्म को फैलाने के लिए बहुत सारे प्रचारक आए और उस टाइम पे यहाँ पर उनका स्वागत किया गया। उन प्रचारकों का स्वागत किया गया, मस्जिदें बनी, क्योंकि उन भारतीयों को लगा कि एक नया धर्म है। और फिर उनके जो प्रचारक आए धर्म के तो उनका स्वागत हुआ, बहुत सारी मस्जिदें बनी और न शासन ने इसका विरोध किया और ना ही जनता ने। उस टाइम पे जिस राजा का शासन था, जो भी शासन चल रहा था, ना तो उस शासन ने इसका विरोध किया और ना ही भारत की जनता ने इसका कोई विरोध किया और ना ही कोई धार्मिक रूप से झगड़े हुए कि क्यों तुम ये कर रहे हो, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए या तुम्हें ये नहीं करना चाहिए, तुम्हें ये नहीं करना चाहिए। ऐसा कोई धार्मिक झगड़ा भी नहीं हुआ। और क्योंकि उस टाइम पे सब धर्मों का आदर, पूजा के सभी तरीकों के प्रति सहनशीलता का व्यवहार करना भारत की प्राचीन परंपरा। तो ये तो हमारे भारत की प्राचीन परंपरा है कि सभी धर्मों के प्रति वो अपने आदर का भाव रखता है और सभी तरीकों के प्रति देखिए बहुत ही ज्यादा एक तरह से कह सकते हैं लचीला हमारा जो ये भारत है। एक तरह से इसकी इसमें कट्टरता नहीं है, यानी कि इसमें बहुत ज्यादा लचीलापन है। ये सबके लिए फ्लेक्सिबल है कि आपको जिस तरह से अपनी पूजा करनी है, जिस तरह से आपने एक तरह से अपने नियम जिस तरह से निभाने हैं, जिस तरह से भी आपको लगता है कि ये सही है या इंसानियत के अनुकूल है तो आपको वैसा कर लेना चाहिए। तो भारत सभी तरीकों के प्रति सहनशीलता का व्यवहार करता था और भारत की प्राचीन परंपरा ही यही थी। अतः राजनीतिक ताकत के रूप में आने से कई शताब्दी पहले इस्लाम भारत में धर्म के रूप में आ चुका था। अब देखिए राजनीतिक ताकत के रूप में तो वो बाद में आया, आक्रमण करने के लिए आक्रमण करता हुआ, लेकिन इससे पहले वो एक धर्म के रूप में, जैसे हमने बताया कि उस टाइम पे काफी उनके धर्म के प्रचारक आए, मस्जिदें बनी और लोगों ने उनको एक्सेप्ट किया, कोई भी झगड़ा नहीं होता था, कोई भी एक तरह से कुछ भी ऐसी चीज नहीं होती थी। तो इस्लाम जो है एक धर्म के रूप में भारत पहले ही आ चुका था। अब देखिए यहाँ पर जब इस तरह की चीजें हुई, यानी कि जब भारत में इस्लाम आ गया था तो उसके बाद भी यहाँ पर बताया गया है कि लगभग 300 वर्षों तक, ठीक है, लगभग 300 वर्षों तक भारत पर कोई भी आक्रमण नहीं हुआ, क्योंकि कोई भी दिक्कत नहीं थी, भारत को किसी से भी कोई परेशानी नहीं थी। वो सब धर्मों का सम्मान करता था, सबको एक तरह से अपनी तरीके से जीने की आजादी थी, अपने तरीके से रहने की आजादी थी। तो ऐसा कोई आक्रमण लगभग 300 वर्षों तक हुआ। फिर 1000 ईस्वी के आसपास, अब देखिए हम दोबारा से उस चीज को रिवाइज कर रहे हैं, दोबारा से पढ़ रहे हैं, क्योंकि कई बार होता है ना कि बच्चे चैप्टर कंप्लीट कर लेते हैं लेकिन उनको शुरुआत की चीजें नहीं पता होती कि यहाँ तक कैसे पहुंचे। ठीक है, तो क्योंकि ये चैप्टर बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसमें काफी सारी ऐसी चीजें हैं जो आपके जानने के लिए है बहुत ज्यादा जरूरी, तो इसीलिए इसको एक बार यहाँ पर से हम पढ़ रहे हैं, मेन चीजें हम पढ़ रहे हैं। तो देखिए जब हम यहाँ पर कहा कि 1000 ईस्वी के आसपास फिर अफगानिस्तान के सुल्तान महमूद गजनवी, जो अफगानिस्तान
के सुल्तान थे महमूद गजनवी, उन्होंने भारत पर आक्रमण प्रारंभ किया और उसने बहुत ही निर्ममता के साथ बहुत सारे आक्रमण किए, जिसमें बहुत सारा खून हुआ। और हर बार जो महमूद गजनवी है वो अपने साथ बहुत ही बड़ा खजाना लेकर जाता था, यानी कि वो धीरे 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 भारत पर क्या कर रहा था, आक्रमण कर रहा था और बहुत ही खून खराबा करता था। बहुत एक तरह से बहुत सारी चीजें उसने भारत में की और हर बार वो है क्या लेकर गया, बहुत सारा खजाना भारत से लेकर गया। और इसी इसी के अंतर्गत, यानी कि इसी में जब बार बार आक्रमण हो रहे थे, बार बार खून खराबे हो रहे थे, बार बार हमारे देश की संपदा को लूटा जा रहा था, तो उस टाइम पे जो हिंदू थे वो धूल कणों की तरह चारों तरफ बिखर चुके थे, क्योंकि बहुत ज्यादा नरसंहार होता था, बहुत ज्यादा खून खराबा होता था, ज्यादा लोग तो मारे जाते थे, आधे से ज्यादा लोग खत्म हो जाते थे, कुछ लोग जो है डर कर भाग जाते थे, अपने घरों को छोड़कर, अपने स्थानों को छोड़कर दूर दूर निकल जाते थे। तो ऐसा लग रहा था जैसे हिंदू धूल के कणों की तरह बिखर गई है। और जो याद भर और उनकी याद भर लोगों के मुंह में पुराने किस्सों की तरह बाकी रहे। होता है ना कि कुछ कोई चीज जब हमसे दूर चली जाती है तो उसकी याद हमें रहती है, बिल्कुल इसी तरह से उनकी, हिंदुओं की, यानी कि इतना ज्यादा लूटा और इतना ज्यादा उन्हें उनका नरसंहार किया। तो देखिए आपने देखा कि जितने भी यहाँ पर बताया गया कि जितने भी यहाँ पर हिंदू थे वो कुछ तीतर बीतर हो गए, कुछ बचे रह गए, तो उनके मन में भी मुसलमानों के प्रति नफरत पैदा हो गई, क्योंकि उस टाइम पे देखिए जो ये थे महमूद गजनवी जो थे वो इस्लाम धर्म के ही थे, तो वहीं से जो है उनके प्रति, क्योंकि हिंदुओं का उस टाइम पे एक तरह से सब कुछ नष्ट कर दिया था, भारत को लूट दिया गया था। लेकिन सोच सकते हैं आप, ये केवल अनुमान लगाया जा सकता है कि उसने भारत के केवल एक ही हिस्से को उसने छुआ था और उसी को लूटा था। तो आप देख सकते हैं कि उसी में उसने इतनी ज्यादा तबाही, इतनी ज्यादा बर्बादी, इतनी ज्यादा एक तरह से बहुत ही ज्यादा नरसंहार उसने किया। तो जो उसके रास्ते में पड़ा, ठीक है, सिर्फ उतने एरिया को उसने छुआ था। पूरा जो मध्य पूर्वी और दक्षिण भारत जो था वो बचा हुआ था, वो उससे अनछुआ था। ठीक है, तो महमूद ने पंजाब सिंध को अपने राज्य में मिला लिया। वह हर धावे के बाद गजनी लौट जाता था, कश्मीर पर विजय नहीं पा सका। यह पहाड़ी देश उसको रोकने और मार भगाने में सफल हो गया। काठियावाड़ा में सोमनाथ से लौटते हुए राजस्थान के रेगिस्तानी इलाकों में भी उसे भारी हार खानी पड़ी। तो इस तरह से उसने एक 1030 महमूद की मृत्यु हो गई 1030 में, और 160 वर्षों से अधिक समय तक ना तो फिर भारत पर कोई आक्रमण हुआ और ना ही पंजाब के आगे तुर्की का विस्तार हुआ। फिर उसके बाद फिर से जब महमूद गजनबी की मृत्यु हुई तो उसके बाद भी 160 वर्षों तक भारत में कोई भी आक्रमण नहीं हुआ और ना ही पंजाब के आगे जो तुर्की शासन था उसका विकास हुआ। उसके बाद फिर एक और जो शहाबुद्दीन गौरी नाम के एक और अफगान ने गजनी पर कब्जा कर लिया, जहां पर महमूद गजनवी का जो इलाका था वहां पर कब्जा किया और इस तरह से गजनवी साम्राज्य का अंत हो गया। ठीक है, फिर उसने लाहौर पर धावा किया, फिर उसने दिल्ली पर धावा किया, फिर दिल्ली से राजा पृथ्वीराज चौहान ने उसे पूरी तरह पराजित किया। शहाबुद्दीन अफगानिस्तान वापस लौट और अगले साल वो फिर एक बड़ी फौज लेकर आया और इस बार दिल्ली के तख्त पर वो बैठ चुका था, यानी कि उसने फिर वहां पर पृथ्वीराज चौहान जी जो है वो हरा दिया था। तो इस तरह से काफी सारी चीजें हमने यहाँ पर पढ़ी थी और बहुत सारी चीजें हमने यहाँ पर जानी कि किस तरह से शुरुआत हुई थी यहाँ पर जो इस्लाम की या मुगल साम्राज्य की जो शुरुआत हुई थी। देखिए अब यहाँ पर सोच सकते हैं आप, समन्वय और मिली जुली संस्कृति का विकास, कबीर, गुरु नानक, अमीर खुसरो, इनका समय जब आया, ठीक है, उसके बाद यहाँ पर जैसे हमने कहा भारत पर मुस्लिम आक्रमण की या भारत में मुस्लिम युग की बात करना गलत और भ्रामक है, क्योंकि हमने भारत नहीं किया, वह भारत में कुछ सदियों के बाद आया। जैसे हमने कहा कि जो उन्होंने आक्रमण नहीं किया बल्कि वो एक धर्म के रूप में आए थे
और धीरे धीरे क्या हुआ कि तुर्कों यानी कि आक्रमण जो है वो तुर्कों ने किया था, यानी कि महमूद गजनवी ने किया था। उसके बाद तुर्क और मंगोल या मुगल युग का मुगल आक्रमण हुए और फिर उसके बाद धीरे धीरे जो है मुगल भारत के लिए बाहर की ओर से अजनबी लोग थे और फिर किस तरह से धीरे धीरे उन्होंने यहाँ पर आक्रमण करते हुए जो भारत और हिंदू धर्म पर अफगानों की विजय का दोहरा असर पड़ता रहा। तत्काल पर प्रभाव यह पड़ा कि लोग अफगान शासक में पड़ने वाले क्षेत्रों से भागने लगे, वो दूर भागकर दक्षिण की ओर जाने लगे। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर देखिए तैमूर के हमले की बात हमने की थी और फिर आपने देखा किस तरह से यहाँ आगे विदेशी तत्वों के भारत पर एकाधिक आत्मसात होने का सबसे महत्वपूर्ण संकेत यहाँ पर मिलने लगा था, यानी कि अब विदेशी तत्व जो है भारत में आने लगे थे और एक तरह से यहाँ पर जो उनके द्वारा देश की आम भाषा का प्रयोग यहाँ पर होता था और भाषा फारसी बनी रही और इस तरह से देखिए काफी सारी चीजें बाबर और अकबर के बारे में हमने पढ़ा कि किस तरह से अकबर भारत में मुगल खानदान का तीसरा शासक था। ठीक है, उसके बाद हमने यहाँ पर बाबर का व्यक्तित्व के बारे में पढ़ा कि बाबर का व्यक्तित्व जो था वो कितना आकर्षक था, वह नई जागृति का शहजादा था, बहादुर था, साहसी था, कला और साहित्य तथा अच्छे रहन सहन का शौकीन था। उसके पौत्र अकबर जो थे उससे भी अधिक आकर्षक और गुणवान और बहादुर और दुस्साहसी है और योग्य सेना नायक है और इन सब के अलावा विनम्र और दयालु भी हैं, जिसके बारे में आपने बहुत सारे आपने देखा होगा टीवी में अकबर के बारे में काफी सारी चीजें आती हैं और जो अपने अनुयायियों में तीव्र स्वाभिमान उत्पन्न कर सके उस टाइम पे और लोगों के दिल दिमाग पर विजय हासिल वो करना चाहते, तो लोगों को एक तरह से अच्छाई की ओर लेकर जाना। और फिर देखिए 1556 में आरंभ होने वाले अपने लंबे शासनकाल के लगभग 50 वर्ष के दौरान वह बराबर इस लक्ष्य की पूर्ति के लिए कोशिश करता रहा और फिर यहाँ पर देखिए राजपूत राजकुमारी से शादी की और उसके बाद उसका जो वारिस था जहांगीर उसे मिला और इस तरह से आधा मुगल आधा हिंदू जो है राजपूत था। जहांगीर का बेटा शाहजहां भी राजपूत माँ का बेटा था, इसीलिए तुर्क मंगोल वंश तुर्क या मंगोल होने की अपेक्षा कहीं अधिक भारी। तो देखिए फिर उसके बाद राजपूत राजघरानों से संबंध होने के कारण आप देख सकते हैं यहाँ पर कि जैसे हमने कहा कि ये जो काफी बीच में जो राजा हुए बहुत ही ज्यादा कला के प्रेमी हुए, साहित्य के प्रेमी हुए और उन्होंने किस तरह से अलग अलग तरह के आप देख सकते हैं ये बुलंद दरवाजा जो आगरा में स्थित है और उसके बाद यहाँ पर जैसे हमने पढ़ा था कि किस तरह से उन्होंने यहाँ पर आप देख सकते हैं लाल किला जो कि शाहजहां ने बनवाया था जो दिल्ली में स्थित है, आप देख सकते और देखने लायक जगह। और देखिए आगे देखिए ताजमहल जो कि बहुत ही सुंदर बहुत ही प्यारा, ये भी आगरा में स्थित है। तो इस तरह से कला और साहित्य से प्रेम करने वाले अलग अलग तरह के यहाँ पर जो तो यहाँ पर अकबर के बारे में बताया गया। देखिए जो अकबर ने जो इमारतें बनवाई थी, अकबर ने जो इमारतें खड़ी करवाई थी वो इतनी ज्यादा मजबूत थी कि जो उसके अगले उत्तराधिकारी हुए उनके उनके होने के बावजूद 100 वर्षों तक वो कायम थी, 100 वर्षों तक वो इसी तरह से बनी रही थी। तो देखिए यहाँ पर और भी बहुत सारी चीजें हमने इस पाठ में पढ़ी थी और बहुत सारा एक तरह से ज्ञान आज हमें इस पाठ से प्राप्त हुआ है और मैं आशा करती हूँ कि आप सभी को ये चैप्टर काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा होगा और काफी कुछ आपने इससे सीखा होगा। फिर भी आपको लगता है कि आपको कोई डाउट इस चैप्टर से रह गया है तो उसे जरूर नेक्स्ट सेशन में क्लियर करें। बाकी आज का जो हमारा चैप्टर है वो यहीं कंप्लीट होता है और हमारा सेशन यहीं पर कंप्लीट होता है। हम नेक्स्ट सेशन में बाद आप